विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, छोटी आंत में पाचन। और उसी के साथ हमारी पाचन की पूरी प्रक्रिया वो संपन्न हो जाती है। तो छोटी आंत्र में पाचन, हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने आमाशय में पाचन को पढ़ा था और हमने ये कहा था कि जैसे ही आमाशय से भोजन है वो 3-4 घंटे रहने के बाद जो वाल है पाइलोरिक स्फिंक्टर, इस वाल के खुलने से एक लेई के रूप में ये छोटी आंत के डुडेनम में आ जाता है। तो ये एक लेई के रूप में आता है। तो हमने इसको कहा था काइम कहा था। और यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर ये डुडेनम और इसका जो कमकुंडलित पार्ट है वो जेजुनम है और लास्ट का पार्ट है वो इलियम होता है। तो यहाँ पर हमारा लीवर है और यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि है। तो अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस एक नलिका लेकर आती है और उसी तरह से लीवर से जो पीत आता है वो यहाँ पर दोनों एक जगह इकट्ठे होकर इसमें एक स्फिंक्टर ओडाइक स्फिंक्टर से यहाँ पहुँचाए जाते हैं। तो ये ग्रहणी के अंदर ये रस से तो आ गया पीत रस और अग्नाशय ग्रंथि से आ गया अग्नाशयी रस। अब ये जो अग्नाशय रस है और पीत रस है ये दोनों आके ग्रहणी यानी डुडेनम के अंदर आते हैं, डुडीनम के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर ये इन रस में दोनों जो जूस है रस है इनमें क्या क्या होता है, ये किस तरह से भोजन को पचाने का काम करते हैं। फिर ये भोजन पचता पचता जेजुनम में जाएगा, जेजुनम के बाद में लास्ट पार्ट इलियम में जाएगा। तो यहाँ पर इलियम के अंदर भी आंत्र रस इंटेस्टाइनल जूस का स्राव होता है और इंटेस्टाइनल जूस के कारण है यहाँ पर भी पाचन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस छोटी आंत के अंदर पूरी तरह से भोजन का संपूर्ण पाचन किया जाएगा और अवशोषण भी छोटी आंत में ही किया जाता है। तो संपूर्ण पाचन है वो अब छोटी आंत में होने वाला है। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होंगे जो जितने भी भोजन के घटक है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो वसा हो और चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे प्रोटीन के किसी भी तरह के कोई तंतु हो या कोई फाइबर हो या कोई न्यूक्लिक अम्ल हो, किसी भी तरह का कोई भी भोज्य पदार्थ होगा जिसका पाचन करने वाले एंजाइम इन छोटी आंत के अंदर स्रावित होता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कि छोटी आंत में पाचन, तो जो कायम है हमारा कायम जो सेमी सॉलिड होता है अर्थात अर्धठोस होता है, इसके रूप में भोजन धीरे धीरे ग्रहणी में प्रवेश करता है। ग्रहणी कहते हैं हम ड्यूडेनम को। तो इस ग्रहणी के अंदर ये प्रवेश करने लगा और ये जो कायम ग्रहणी में आने के बाद इसमें पीतरस और अग्नाशय रस मिलता है। जैसे हमने अभी इस चित्र में कहा कि अग्नाशय ग्रंथि से तो आ गया अग्नाशय रस और यकृत से जो पित्ताशय में इकट्ठा पीतरस है और जो यकृत में बन रहा है वो धीरे धीरे इस ग्रहणी के अंदर या डुडेनम के अंदर पहुंचाया जाता है। तो ये जो पीतरस है ये पर डे लगभग 700 से 1000 ml के रूप में स्रावित होता है और अग्नाशय जो रस है उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 2000 ml यानी 2 लीटर लगभग पर डे इसका स्राव होता है। हम देखें तो पीतरस में और जो अग्नाशय रस है उनमें दोनों में बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। तो ये बाइकार्बोनेट के आयन्स क्या करते हैं, जो आमाशय से जो भोजन आया है जिसमें अम्ल मिला हुआ है उस अम्ल को उदासीन कर देते हैं और वापस भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करते हैं। तो इसमें जो बाइकार्बोनेट आयन है और जो म्यूकस है, म्यूकस में भी बाइकार्बोनेट होते हैं। तो ये सभी मिलकर क्या करते हैं, आंत्र में जो भोजन है उसको क्षारीय माध्यम प्रदान करते हैं। तो मुख में अम्लीय भोजन आया, लार ने उसको उदासीन कर दिया, फिर उदासीन आमाशय में आया तो वहाँ पर अम्लीय माध्यम हो गया और आंत में वापस क्षारीय माध्यम हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि लगातार भोजन का माध्यम है वो चेंज हो रहा है। अब ये जो पीतरस भोजन में मिल रहा है आखिर इसका क्या काम करता है। तो देखिए ये जो भोजन कायम आया है आमाशय से छोटी आंत में उसके अम्लीय माध्यम को ये उदासीन कर देता है। क्यों उदासीन कर देता है, क्योंकि पीत में क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं। दूसरा इसका कार्य कि रोगाणुनाशक और कीटाणुनाशक का कार्य भी करता है। ये जो पीत है जो इसके साथ जो रोगाणु आए हैं या जो कीटाणु आए हैं उनको मारने का काम कर देता है, नष्ट करने का काम करता है। जो पीत होता है वो जो वर्णक होते हैं इसके अंदर जो वर्णक होते हैं बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। तो इस बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन को ये उत्सर्जित करने का कार्य करता है, यानी ये
हीम का जब विघटन होता है तो हम जानते हैं कि Fe तो आयरन फेरस जो आयन है वो तो रिसाइकिल के लिए चला जाता है और फिर दो वर्णक बनते हैं वर्डीन और बिलरुबिन। ये वर्डीन हरे रंग का वर्णक है और बिलरुबिन पीले रंग का वर्णक होता है। ये हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे। तो इन दोनों का उत्सर्जन किया जाता है तथा कुछ जो कोलेस्ट्रॉल होता है उस कोलेस्ट्रॉल को भी मल के साथ कोप्रोस्टेरोल के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो अतिरिक्त जो कोलेस्ट्रॉल का जमा होता है उसको भी मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पीत रस उत्सर्जन में भी सहायक होता है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इसके बारे में कि ये जो पीत लवण होते हैं इसके अंदर कई बाइल साल्ट होते हैं, वो वसा का पायसीकरण इमल्सिफिकेशन करते हैं। तो वसा का पायसीकरण करते हैं। तो ये पायसीकरण होता क्या है कि इसमें बड़ी बड़ी जो वसा की गोलिकाएं हैं उनको छोटी छोटी गोलिकाओं में बदला जाता है। अब क्या होता है कि जैसे एक बड़ी वसा की बूंद है इसका, तो इसकी छोटी छोटी ये वसा का जो लवण है, ये पीत के जो लवण है इसको छोटी छोटी गोलिकाओं में बांट देता है। इन गोलिकाओं में क्या होता है, सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, तो इसके चारों ओर ये पीत लवण है वो इकट्ठे हो जाते हैं और इसको छोटी छोटी गोलिकाओं में बांट देते हैं। जैसे इसको छोटी छोटी गोलिकाओं में बांट देंगे, ये पीत लवण इसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। तो इससे क्या होता है, जो लाइपेज एंजाइम है वो लाइपेज एंजाइम है इन छोटी छोटी गोलिकाओं को आसानी से पचा देता है। तो छोटी छोटी गोलियां बन गई, इन गोलिकाओं का सतही क्षेत्रफल बढ़ गया और लाइपेज इनको आसानी से पाचन कर देता है। तो कहने का मतलब है ये कि वसा की बूंद के चारों ओर ये पीत लवण इकट्ठा होकर मिसेल जैसी संरचना बनाते हैं और इस बड़ी बूंद को तोड़कर छोटी छोटी बूंद में बांट देते हैं, जिससे लाइपेज का काम है वो आसान हो जाता है। ये जो अपायसीकृत वसा है, मतलब मोटी बूंद है वसा की, उसमें जैसे पीत लवण होते हैं तो उदासीन माध्यम है ही यहाँ पर, तो पायसीकृत वसा बन गई। पायसीकृत वसा का मतलब है छोटी छोटी गोलिकाएं इसकी बन चुकी है, एक बड़ी गोलिका की छोटी छोटी गोलिकाएं बन चुकी है। इसमें जो पीत लवण होते हैं वो कई वो जो फैटी एसिड्स होते हैं, जो विटामिन होते हैं ए डी के, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ये चारों है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इनके अवशोषण में भी पीत लवण है मदद करते हैं या सहायक होते हैं। नेक्स्ट दूसरा हमने बताया कि अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस भी प्रवेश करता है हमारी छोटी आंत के अंदर। ये जो अग्नाशय रस प्रवेश कर रहा है, पैंक्रेटिक जूस जिसको अपन कहते हैं, इसमें क्या क्या होता है, ये किस तरह से पाचन करता है। तो ग्रहणी के अंदर अग्नाशय रस आके मिल रहा है, एक पीत और अग्नाशय रस एक जगह इकट्ठा होकर स्पेक्ट्रो ऑफ ओडाई के द्वारा छोटी आंत के डुडेनम में प्रवेश करते हैं। ये भी एक क्षारीय तरल होता है क्योंकि इसके अंदर बाइकार्बोनेट के आयन बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये लगभग 2000 ml पर डे, प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 2000 ml अग्नाशय रस बनाया जाता है। अब इस अग्नाशय रस को अपन अगर इसको देखें तो इसके दो प्रमुख भाग होते हैं। एक तो इसमें बहुत सारे लवण होते हैं, दूसरे इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसको एक तो इसका लवणीय भाग अपन ले लें तो इसमें तो सारे लवण आ गए, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड्स है। ये सभी लवण क्या करते हैं, ये आंत में क्षारीय माध्यम को बढ़ाने का काम करते हैं, भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करते हैं। अर्थात आंत में आते आते भोजन की पीएच वो पीएच 8 यानी क्षारीय भोजन कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तो ये क्षारीय माध्यम इसलिए प्रदान किया जाता है क्योंकि आंत के जो एंजाइम होते हैं वो क्षारीय माध्यम में ही अपना कार्य सफलतापूर्वक कर पाते हैं। दूसरा इसका पार्ट होगा एंजाइम पार्ट। इसमें एंजाइम भाग में सभी प्रकार के एंजाइम होंगे। तो इसमें क्या क्या होंगे, जैसे 99% तो इसमें पानी रहेगा और बाकी भाग में निष्क्रिय एंजाइम पाए जाएंगे। अब ये जो निष्क्रिय एंजाइम होते हैं ये स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे अग्नाशय रस छोटे आंत में आता है तो ये सारे एंजाइम हैं वो निष्क्रिय होते हैं। तो ये निष्क्रिय जो एंजाइम है ये कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें जो निष्क्रिय एंजाइम है वो निष्क्रिय एंजाइम में एक तो है इसमें ट्रिप्सिनोजन, इसमें ओजन लगा हुआ है। एक है काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज और प्रोइलेस्टेज। तो ये सारे के सारे प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम है, ये प्रोटीन को पचाएंगे सारे के सारे। ट्रिप्सिनोजन जो सबसे मुख्य होगा, इसके बाद काम आएगा काइमोट्रिप्सिनोजन, फिर एक कार्बोक्सीपेप्टिडेज काम आएगा और फिर इलास्टिन तंतुओं को पचाने वाला प्रोइलेस्टेज। तो
तो इसमें प्रो लगा हुआ है, इसके भी प्रो लगा हुआ है, इसमें ओजन लगा हुआ है, इसमें भी पीछे ओजन लगा हुआ है। तो अभी ये चारों है वो निष्क्रिय है, तो इसको सक्रिय करना बहुत ज़रूरी है। तो सक्रिय कैसे होगा वो अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा ये तो प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम तो होते ही होते हैं, इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट बच गया लार से पूरी तरह से पचा नहीं, तो उसको पचाने के लिए एक शक्तिशाली अग्नाशय अमाइलेज एंजाइम भी होता है। शक्तिशाली लाइपेज एंजाइम भी पाया जाता है, जैसे जिसको स्टेप्सिन भी बोलते हैं। ये लाइपेज एंजाइम है, जितनी भी वसा होती है उसको पचा देता है। न्यूक्लियस एंजाइम पाए जाते हैं जो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए और आरएनए को पचाने का काम करते हैं। तो ये बहुत सारे एंजाइम हमारे अग्नाशय रस के अंदर पाए जाते हैं। तो अग्नाशय रस में बहुत सारे लवण होंगे जो सारे माध्यम प्रदान करेंगे, और बहुत सारे एंजाइम होंगे जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन कर देंगे। अब ये क्या है कि इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एंजाइम हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले भी हैं, वसा को पचाने वाले भी हैं, प्रोटीन को पचाने वाले भी हैं, और न्यूक्लिक अम्ल को पचाने वाले हैं। तो बहुत सारे पाचक एंजाइमों की उपस्थिति के कारण अग्नाशय रस को पूर्ण पाचन रस भी कहते हैं। ये एक पूर्ण पाचन रस है जिसमें सभी कार्बनिक पदार्थों को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। तो अब क्या होता है कि ये तो हमने कहा कि ये तो सारे निष्क्रिय हैं, तो इसका सक्रिय कौन करे। तो होता क्या है कि हमारी जो आंत्र की जो म्यूकोसा है, हमने 4 स्तर पढ़े थे, सीरोसा, मसल्स लेयर, सब म्यूकोसा और जो अंदर वाली है म्यूकोसा। इस म्यूकोसा से एक एंजाइम निकलता है, उस एंजाइम का नाम है एंट्रोकाइनेज एंजाइम। ये सबसे पहले निकलेगा। तो ये एंट्रोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा, जो ट्रिप्सिनोजन है प्रोटीन को पचाने वाला, इस ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय करके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, ट्रिप्सिन में बदल देगा। अब जैसे ये ट्रिप्सिन बनेगा, ये ट्रिप्सिन बाकी के जो एंजाइम है उन सभी एंजाइमों को सक्रिय कर देगा। कि एंट्रोकाइनेज तो केवल और केवल किसको सक्रिय करेगा, केवल ट्रिप्सिन को करेगा। अब आगे का काम ट्रिप्सिन का है, और ट्रिप्सिन है वो बाकी के जितने भी एंजाइम हैं उन एंजाइमों को खुद ही सक्रिय कर देता है। जैसे अपने इसको देखें, ट्रिप्सिनोजन है, ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव का मतलब ये निष्क्रिय है। तो यहाँ पर एंट्रोकाइनेज की वजह से एंट्रोकाइनेज एंजाइम आता है, ये निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय करके ट्रिप्सिन में बदल देता है। अर्थात इसका जो पीछे का पार्ट है ओजन, ये हट गया है और ये सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल गया है। अभी ट्रिप्सिन सक्रिय हो गया तो ये क्या करेगा, ये काइमोट्रिप्सिनोजन के पास जाएगा और उस काइमोट्रिप्सिनोजन को ये ट्रिप्सिन है वो काइमोट्रिप्सिन में बदल देगा, और फिर ये जो प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज है उसके पास जाएगा और उस निष्क्रिय प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को सक्रिय करके कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में बदल देता है। तो ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज पर काम करेगा। ये जो प्रो इलेस्टेज एंजाइम है जो इलास्टिन तंतुओं का, प्रोटीन तंतुओं का पाचन करेगा, ये भी निष्क्रिय है। तो यहाँ पर भी ट्रिप्सिन इसके पास जाएगा और इसको भी इलेस्टेज यानी इलेस्टेज एंजाइम में अर्थात इसको भी सक्रिय कर देगा। तो इस तरह से ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा सक्रियण कर दिया गया है। एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, ये देखिए इस तरह से हो गया है कि ट्रिप्सिनोजन है वो एंट्रोकाइनेज की उपस्थिति में ट्रिप्सिन में बदल गया। बाकी सभी को ट्रिप्सिनेस निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करके यानी काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिनोजन में काइमोट्रिप्सिन में बदल दिया, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में बदल दिया और प्रो इलेस्टेज को इलेस्टेज में बदलकर सक्रिय कर दिया है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट आपको बताते हैं। एक पेप्सिन एंजाइम है, ये हमारे आमाशय में है। इसके अलावा ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है और इलेस्टेज है। ये सभी जो प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम है ये एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम होते हैं। एंडो का मतलब अंदर, अंदर का मतलब ये होता है कि ये जो प्रोटीन श्रृंखला होती है उसको अंदर से तोड़ते हैं, अंदर से तोड़ते हैं, सिरों से नहीं तोड़ते हैं। तो ये सिरों से नहीं तोड़कर उसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को अंदर से तोड़ने का कार्य करेंगे। अब अंदर से तोड़ेंगे तो इसमें अमीनोमल नहीं बनेंगे। अगर सिरों से तोड़ दे तब तो आराम से अमीनोमल बन जाते हैं, लेकिन ये अंदर से तोड़ते हैं तो अमीनोमल नहीं बनते हैं, बल्कि प्रोटीन की छोटी लड़ियाँ या छोटे टुकड़े बनते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पेप्सिन जो आमाशय में होता है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और इलेस्टेज जो अग्नाशय रस में होते हैं, ये सभी एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम्स होते हैं
जो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसके पेप्टाइड बंधों को बीच में से अंदर से तोड़ने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पाचन होता है। तो ये हमारे पास ये आमाशय में ये काम हो चुका है कि आमाशय के अंदर हमने पेप्सिन को देखा था कि पेप्सिन ने प्रोटीन को प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स के अंदर बांट दिया था, और कुछ प्रोटीन मान लीजिए कि ऐसी कैसी हमारे छोटे हाथ में आ गई। तो जितने भी आमाशय में प्रोटियोजेज बने थे, पेप्टोन्स बने थे, और जो कुछ प्रोटीन हाथ में आ गई है उन सबको ट्रिप्सिनोजन और जो काइमोट्रिप्सिनोजन है, इनमें मुख्य ट्रिप्सिन हार्मोन है, और जो काइमोट्रिप्सिन है ये क्षारीय माध्यम में अर्थात pH 8 पर इनको तोड़ कर छोटे पॉलीपेप्टाइड के अंदर अर्थात ट्राईपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड के अंदर बांट देता है। ट्राईपेप्टाइड का मतलब है 3, इसके अंदर पेप्टाइड बंध मिलेंगे आपको, डाईपेप्टाइड्स के अंदर ये बांट देता है। अब ये जो छोटे पॉलीपेप्टाइड बदल गए, इन छोटे पॉलीपेप्टाइड को क्या करेगा, जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम है ये इसको अमीनो एसिड में और डाईपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देता है। तो हम ये कहेंगे कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम होता है, ये सिरों से तोड़ रहा है इसको, इसलिए अमीनोमल बन गया और डाईपेप्टाइड्स बन गए। अब ये जो डाईपेप्टाइडेज बने, इन डाईपेप्टाइडेज जो बने इनको तोड़ने के लिए हमारे जो इलियम है उसमें एक एंजाइम आएगा, तो वो आगे पढ़ेंगे अपन। तो छोटे पेप्टाइड अभी अमीनोमल बन गए और कुछ डाईपेप्टाइड बन गए, ये डाईपेप्टाइड भी आगे अमीनोमल में बदलेंगे। जो इलास्टिन तंतु होते हैं, ये प्रोटीन के तंतु होते हैं, इनको पचाने के लिए इलेस्टेज एंजाइम हो गया। इलेस्टेज एंजाइम क्या करता है, इनको डाईपेप्टाइड में बदल देता है। अब जो स्टार्च है, स्टार्च का कुछ पाचन तो मुख गुहा में हो गया, तो स्टार्च हो चाहे ग्लाइकोजन हो, इसका पाचन है वो अग्नाशय अमाइलेज के द्वारा किस में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, माल्टोज में, यानी डाइसेकेराइड के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये अग्नाशय अमाइलेज एक शक्तिशाली एंजाइम है और आधे घंटे में ही सारे के सारे स्टार्च का पाचन कर देता है, इतना शक्तिशाली होता है ये। अब जितने भी फैट होती है, वसा होती है, जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं उनको लाइपेज पचाकर डाइग्लिसराइड में बदल देता है। डाइग्लिसराइड को फिर लाइपेज पचाता है और मोनोग्लिसराइड में बदल देता है। तो इस तरह से मोनोग्लिसराइड के अंदर चेंज हो गया। मोनोग्लिसराइड में मतलब क्या हो गया, इसमें एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड पाया जाता है, तो ये सबसे सरल संरचना के अंदर बदल गया। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कौन से हो सकते हैं, डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकते हैं, तो उनको ये पचाकर न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स में बदल देता है। न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम है वो न्यूक्लियोसाइड में बदल देता है। अब ये जो पीतरस और अग्नाशय रस है, इसकी क्रिया से भोजन का स्वरूप थोड़ा बदल जाएगा और थोड़ा भोजन और ज़्यादा थोड़ा तरल हो जाएगा। इस भोजन को हम कह देंगे कायल। तो ध्यान रखिएगा, कायम के बाद में आंत में जो पीतरस और अग्नाशय रस बिल्कुल भोजन में मिल जाते हैं तब बनता है कायल। कायम से कायल बन गया है। ये कायल है वो ग्रहणी से डुडेनम से जेजुनम में जाएगा, और जेजुनम से कहाँ पहुँच जाएगा, इलियम में पहुँच जाएगा। अब इलियम में भोजन का पूरी तरीके से पाचन हो जाएगा, संपूर्ण पाचन यहाँ पर हो जाएगा भोजन का। तो वो किस तरह से पाचन होता है तो वो देखिएगा। अब जैसे भोजन इलियम में पहुँच गया सबसे कुंडलित भाग में, तो इलियम में जो ये कायल पहुँचा है, ये कायल के इलियम में आने के बाद आंत की म्यूकोसा क्या करती है, यहाँ पर आंतरे रस का स्राव करती है, जिसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इसको सक्कस इंट्रेकस भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इंटेस्टाइनल जूस को या आंतरे रस को सक्कस इंट्रिकस भी कहा जाता है। ये एक हल्का क्षारीय तरल होता है जो कि आंत की इंट्रोसाइट सेल्स होती है, आंत के अंदर पाई जाती है इंट्रोसाइट सेल्स, उसके द्वारा ये स्रावित होता है म्यूकोसा में। ये म्यूकोसा में इंट्रोसाइट सेल यानी कोशिकाएं पाई जाती है जो कि एक विशेष रस आंतरिक रस का स्राव करती है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लगभग 2 से 2.5 लीटर पर डे के हिसाब से ये स्रावित होता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें 99% पानी होता है और बाकी भाग में जो बहुत सारे एंजाइम हैं जो अभी
अग्नाशय रस के द्वारा जो भोज्य पदार्थ तोड़े गए हैं उनको पचाने के लिए, जैसे अमीनो पेप्टाइडेज है, जैसे नाम से स्पष्ट है, ये पेप्टाइडेज को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करेगा। डाइपेप्टाइडेज है, ये डाइपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देगा, इसको इरिप्सिन भी कहा जाता है। माल्टेज माल्टोज को पचाया, सुक्रेज सुक्रोज को पचाएगा, लेक्टेज लेक्टोज को पचाएगा, न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोटाइड को पचाएगा, न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोसाइड को पचा देगा, डेक्स्ट्रिनेज किसी डेक्स्ट्रिन को पचा देता है। तो यहाँ पर आते हैं तो क्या होता है, देखिए भोजन का पूरी तरह से पाचन होगा। तो इस तरह से हम देखें तो ये होगा कि जो छोटे पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड बने थे हमारी अग्नाशय रस के बाद में मिलने के बाद में, तो यहाँ पर अमीनो पेप्टाइडेज एंजाइम है, इन छोटे पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल के अंदर कन्वर्ट कर देता है और डाइपेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो डाइपेप्टाइड है, यहाँ पर एंजाइम आ गया डाइपेप्टाइडेज, एज लगा दो पीछे, जिसको इरिप्सिन भी कहा जाता है। तो ये डाइपेप्टाइडेज को अमीनो अम्ल में बदल देता है, 2 अमीनो अम्ल बन जाएंगे इसके। इसका मतलब है हम अमीनो अम्ल, अगर प्रोटीन का अमीनो अम्ल बन गया तो हम कहेंगे कि प्रोटीन का पूरी तरह से पाचन हो चुका है। जो माल्टोज है आंत में, तो उसको पचाने के लिए एक माल्टेज एंजाइम आता है, वो इसको ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल देता है, यानी 2 ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब माल्टेज का भी पाचन हो गया है। सुक्रोज जो बचा हुआ है उसके लिए एंजाइम आता है सुक्रेज, जो कि इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। तो इसका मतलब सुक्रोज का भी पाचन हो चुका है। और लैक्टोज का पाचन के लिए लैक्टेज एंजाइम आता है, जो कि इसको ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में बदल देता है। इसका मतलब लैक्टोज का भी पाचन हो जाता है। डेक्स्ट्रीन का पाचन करने के लिए डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम होता है, जो कि इसको ग्लूकोज में बदल देता है। इसका मतलब डेक्स्ट्रीन का पाचन भी हो चुका है। और न्यूक्लियो जो टाइड्स होते हैं उनके पाचन के लिए न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम होता है, वो इसको न्यूक्लियोसाइड में बदल देता है। न्यूक्लियोसाइड का पाचन करेगा न्यूक्लियोसाइडेज, और इसको पेंटोज शर्करा, प्यूरिन क्षारक और पिरिमिडीन क्षारक के अंदर चेंज कर देता है। तो इस तरह से हम देखें कि हमारी छोटी आंत में इलियम तक आते आते पूरी तरह से भोजन का पाचन कर दिया जाएगा। तो हम भोजन का पाचन कहेंगे किसे, कि जैसे जो प्रोटीन है वो प्रोटीन अंत में टूटते टूटते अमीनो अम्ल में बदल जाती है, तो हमें ये कहेंगे कि प्रोटीन का पूरी तरह से पाचन हो गया है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट अंत में जो बदलते बदलते ग्लूकोज या फ्रक्टोज या गैलेक्टोज में बदल जाते हैं। जो मोनोसेक्राइड इकाइयाँ होती है उसमें चेंज हो जाते हैं, हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। जो वसा होती है, वो वसा जब वसीय अम्ल में और गिल्सरोल के अंदर बदल जाती है, तो हम कह देंगे कि वो इसका वसा का भी पाचन हो चुका है। और जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, तो इनका पाचन होते होते जब इनसे पेंटोज शर्करा बन जाए और प्यूरिन या पिरिमिडीन इसके अंदर जो पाई जा रही है वो पिरिमिडीन वो बन जाए, तो हम कह देंगे कि न्यूक्लिक अम्ल का भी पाचन हो चुका है। तो जब इस तरह से कन्वर्ट इसका हो जाता है तो हम कह देंगे भोजन का पूरी तरह से पाचन हो चुका है। तो इस तरह से भोजन का अभी तक हमने पूरी तरह से पाचन पढ़ लिया है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो हमने कुछ एंजाइम पढ़े थे, जैसे कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इसके अलावा डाइपेप्टाइडेज, एक हमने पढ़ा अमीनो पेप्टाइडेज। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये सभी है वो एक्सोपेप्टाइडेज होते हैं। एक्सोपेप्टाइडेज का मतलब है ये प्रोटीन को सिरों से तोड़ने का काम करते हैं, सिरों से तोड़ने का कार्य करते हैं। तो सिरों से जब ये प्रोटीन को, जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन की लड़ी को सिरों से तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बनेंगे, अमीनो अम्ल बन जाएंगे। तो इस तरह से ये एक्सोपेप्टाइडेज है। और एंडो कौन कौन से बताया आपको, एंडो बताए थे हमने, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये जो एंजाइम है ये आपका ये बताया था मैंने, पेप्सिन, ट्रिप्सिन,
काइमोट्रिप्सिन, ये कार्बोक्सिलिन, ये तीनों एंडोपेप्टाइडेज होते हैं, एंडोपेप्टाइडेज। ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज तो डाइपेप्टाइडेज, एमिनोपेप्टाइड, ये तो एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने छोटी आंत में पूरी तरह से पाचन को पढ़ लिया है।